बैक टू मैग्नीफिसेंट डिप्लोमा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के कमेंट्स के अनुसार मैं आरसीसी स्टार्ट कर दिया हूँ। भले मतलब थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किया गया है आरसीसी डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, पर आप टेंशन मत लीजिए। सिलेबस एग्जाम से पहले कम्प्लीटली खत्म करने का जिम्मेदारी मेरी होती है। सो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सके। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले आरसीसी होता है क्या। आरसीसी मतलब जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसका जरा बेसिक नॉलेज हो जाए तो पढ़ने में और इंटरेस्ट चढ़ जाता है स्टूडेंट को। सबसे पहले हम बेसिक के बारे में जानेंगे, बेसिक से फिर चलेंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप टेंशन सिलेबस की मत लीजिए, वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो मतलब ओवर स्मार्ट में कि उनको समझ आ रहा तो स्किप कर दे, तो स्किप करने से आपको बहुत बड़ा हानि होने वाला है। मैं बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो मतलब जो है यहाँ पर एक से एक पॉइंट बताए जाएंगे जो पॉइंट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप मिस ना करें, बिना स्किप किए वीडियो देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं आरसीसी। आपको मतलब लैंग्वेज में पता होगा कि आरसीसी वैसा होता है जो कंक्रीट के साथ स्टील मिला दे तो आरसीसी हो जाएगा। आप यही समझ रहे हो क्या कि कंक्रीट के साथ स्टील मिला दे तो वो आरसीसी होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आज आपका क्लियरली मतलब आपको मतलब प्रूफ के साथ ये डाउट आपका खत्म होगा कि आरसीसी वैसे मतलब नहीं होता है कि द मिक्सचर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। आरसीसी कंक्रीट और स्टील का मिक्सचर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, गलत है। आरसीसी का डेफिनेशन गलत है, मिक्सचर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। आरसीसी का डेफिनेशन ये बताइए कि आरसीसी मतलब कंक्रीट में स्टील मिलाते क्यों हैं? आप बताइए जरा, कंक्रीट में स्टील मिलाते क्यों हैं? तो कंक्रीट में स्टील हम टेंशन के लिए मिलाते हैं ताकि स्ट्रक्चर में जब टेंसल प्रॉपर्टी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो वो रजिस्ट कर सके स्टील। क्योंकि हम जानते हैं कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेसिव में पूरा का पूरा सफिशिएंट स्ट्रेंथ होता है। कंप्रेसिव मतलब कंक्रीट जो है, कंप्रेसिव मतलब कंक्रीट के पास इतना स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि जितना हैवी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा वो उतना रजिस्ट कर लेगा। बट कंक्रीट के पास क्या होता है, टेंशन प्रॉपर्टी नहीं होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को रजिस्ट नहीं करेगा। जैसे ही टेंशन आएगा उस पर वह क्रश कर जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टेंशन से बचने के लिए टेंशन रजिस्ट प्रोवाइड करते हैं वो स्टील। अब बात है ये कंप्रेसिव करते हैं किसमें, तो जब स्ट्रक्चर में लोड पड़ रहा है स्ट्रक्चर दब जाता है। देखिए सपोज ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, आप ये मत देखिए टॉपिक, अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट पर समझिए। कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो ये आराम से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इस पर हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और यह स्ट्रक्चर जो है इतना छोटा हो गया, मतलब एल लेंथ का था यह स्ट्रक्चर और छोटा होके हो गया एल माइनस डेल एल लेंथ का हो गया। डेल मतलब चेंज किया गया लेंथ, कितना चेंज किया गया घटा देंगे तो इसका लेंथ आ जाएगा एक्चुअल लेंथ से। तो कंप्रेस मतलब होता है दबना। जैसे एक मार्कर है, इसको कंप्रेस करें दोनों साइड तो ये दब गया, मतलब छोटा हो गया, छोटा होना। अब टेंशन के मतलब होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है उसको मतलब उसको तान रहा है। जैसे में स्टील में होता है कि तनाने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम स्टील को प्रोवाइड करते हैं। अभी आपका डाउट क्लियर होगा कौन कौन से टेंशन मटेरियल होते हैं, स्टील को हम क्यों टेंशन में प्रोवाइड करते हैं, ये सब आपका डाउट आज क्लियर होगा इस सेशन के अंदर। तो इसीलिए हम बोल रहे थे इस सेशन को मिस नहीं कीजिए। अब आता है बस टेंशन क्या है। देखिए टेंशन का मतलब होता है कि मान लीजिए यह एक स्ट्रक्चर है, इस पे खींच रहा है यानी तान रहा है, दो फोर्स P1 और P2 इसको तान रहा है। इसका लेंथ एक्चुअली था एल लेंथ था, एल लेंथ का था, और ये तना कर मतलब इसको तान कर इतना बड़ा कर दिया है, तान कर इतना बड़ा कर दिया है जिसका लेंथ कितना होगा जी, तो एल प्लस डेल एल होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, डेल एल इंक्रीज हुआ है, लेंथ में इंक्रीज हुआ डेल एल, इसीलिए इसको डेल एल से डिनोट करते हैं। तो इसमें एल प्लस डेल एल हो जाएगा। पिछला बार क्या होता, कंप्रेशन में घटा तो माइनस किए थे और टेंशन में पढ़ रहा है तो प्लस ऐड करेंगे। अब होता है बात, आपको बताया था कि कौन कौन से टेंशन मटेरियल होते हैं और स्टील को हम क्यों टेंशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, इस जान जाते हैं हम। सबसे पहले देखिए चलिए हम जानते हैं, ये आप बॉम्बो के नाम सुने होंगे, बॉम्बो के नाम सुने होंगे। बॉम्बो मतलब होता है बांस, बॉम्बे मतलब होता है बांस। देखे होंगे बांस में भी देखे होंगे कि बांस का जो फराटी होता है, मतलब बांस की जो फारा रहता है उसमें से मतलब मोटा बांस होता है, उसको पतला पतला डिवाइड कर दिया जाता है, थिन लेयर में डिवाइड किया जाता है। देखेंगे उसको इस तरह से तानिएगा, उसको जितना भी तानिएगा वह कभी टूटता नहीं है।
टूटता है, उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर जाकर वो टूट जाता है, मतलब उसकी जहाँ पर कैपेसिटी होती है, मतलब उसका औकात खत्म हो जाता है, औकात वहाँ पर वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो बात आता है कि बॉम्बे में भी तनाने का प्रॉपर्टी है और स्टील में भी तनाने का प्रॉपर्टी है, तो हम क्यों स्टील को ही प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट के साथ, बॉम्बो को क्यों नहीं कंक्रीट के साथ प्रोवाइड करते हैं? ऐसा बात नहीं है, बॉम्बो भी कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉम्बो भी कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आपके मन में डाउट आ रहा है कि आप ठीक है सर बता रहे हैं, तो मतलब सोच रहे हैं पागल बता रहे हैं कि बॉम्बो भी बॉन्ड बनाता है कंक्रीट के साथ, स्टील भी बॉन्ड बनाता है कंक्रीट के साथ, और बॉम्बो भी टेंसाइल रेजिस्ट करता है और स्टील भी टेंसाइल रेजिस्ट करता है। तो हम क्यों टेंसाइल प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्टील। पैसा हमको इतना ज़्यादा फालतू हो रही है, और जो ओनर है बिल्डिंग बना रहा है उसके पास इतना थोड़ी फालतू पैसा है कि एक्स्ट्रा एडवांटेज मटेरियल यूज करते रहेगा, पागल पानी दिखाते रहेगा। नहीं, वो पागल नहीं है। अब यहाँ आता है बात कि स्टील ही क्यों यूज करते हैं, वाई यूज ऑफ स्टील इन कंक्रीट। देखिए कंक्रीट को हम इसलिए यूज करते हैं, मतलब कंक्रीट के साथ स्टील हम इसलिए यूज करते हैं कि स्टील जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें तनाने की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है, स्टील भी ब्रेक होता है, लेकिन बांस की तुलना में बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होता है टेंसाइल स्ट्रेन रेजिस्ट करने का। टेंसाइल स्ट्रेन के साथ साथ उसमें केमिकल रेजिस्ट भी करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकता है, कोरोजन रेजिस्ट कर सकता है, ये सब बहुत सारे प्रॉपर्टी देखने के बाद ही हम यूज करते हैं स्टील को कंक्रीट के साथ। आप लोग पिछले सेमेस्टर में मतलब पढ़े होंगे स्टील के बारे में अच्छा से। स्टील मतलब जो डॉस था डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील, उसमें पढ़े होंगे। यहाँ पर हम डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, आरसीसी के बारे में। अब यहाँ बात आता है कि आपका तो डाउट हो गया होगा खत्म कि कैसे कैसे करते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पर आप जो लिखे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इससे पहले हम जानते हैं जिस यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट है क्या, यूनिट क्यों पढ़ा जा रहा है, यूनिट कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, फिर इस टॉपिक पे चलेंगे क्योंकि इसका मेन टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ आपका यूनिट 1 में पढ़ना डब्ल्यूएसएन का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। देखिए डब्ल्यूएसएन की अगर बात किया जाए तो होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड नाम से ही क्लियर है, वर्किंग मतलब होता है काम, वर्किंग मतलब होता है काम, स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, और मेथड मतलब होता है करना। देखिए कितना इजी लैंग्वेज से समझ गया। डब्ल्यूएसएन क्या, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, नाम से ही क्लियर है, वर्क मतलब काम और स्ट्रेस मतलब तनाव और मेथड मतलब करना। तो आप देखेंगे कभी जब होता है मतलब ओवर वर्क कर लेते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं, तो माइंड में बोलता है कि यार तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इरिटेट हो रहा है माइंड मेरा, मतलब माइंड नहीं लग रहा, थकान हो गया है, ये सब स्ट्रेस होता है। तो वही बोल रहा है कि हम काम करने से तनाव आता है, काम करने से तनाव आता है, और मेथड मतलब करना। तो किस काम को करने से तनाव आता है, खिंचाव आता है स्ट्रक्चर पर, इसके बारे में जानेंगे, ना कि मनुष्य पर, कि मनुष्य कौन सा काम करेगा उसमें तनाव है उसके बारे में। यहाँ हम इस यूनिट में पढ़ेंगे ओनली फॉर एज कि किस काम को करने से स्ट्रक्चर पे तनाव आता है, इसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे, इस यूनिट के अंतर्गत जानेंगे। अब यहाँ बात आता है कि डब्ल्यूएसएन का कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं, अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसके बारे में जानते हैं, और यूज का अब होता है कि नहीं होता है, फ्यूचर में होगा फ्यूचर में नहीं होगा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये जो डब्ल्यूएसएन है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वह बहुत मतलब इस स्ट्रक्चर जो होता है ना अब यूज नहीं किया जाता, इस स्ट्रक्चर को अब यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं यूज किया जाता है? तो इसलिए कि यह जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ठीक होता है, बहुत मोटा मोटा होता है, इस स्ट्रक्चर बहुत मोटा होता है, इसके साथ साथ इसमें बहुत सारा मतलब पैसा कॉस्ट लगता है या इकोनॉमिक नहीं है। और एक सिविल इंजीनियर का मतलब इंजीनियर का एक ही एम और पर्पस होता है कि सफिशिएंट वर्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज दे और कम कॉस्ट लगे, इकोनॉमिकल मतलब पैसा भी बचाए और काम भी बहुत अच्छा हो जाए, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो और काम भी कुछ ना करे, मतलब पैसा भी कुछ ना लगा।
यही WSM में है, यह कॉन्सेप्ट WSM में नहीं चलता है। WSM में चलता है तुम कितना बड़ा इंजीनियर हो, कितना पैसा बचा लो, हम तुमको बचाने ही नहीं देंगे, हम तुमको पैसा खूब लगाएंगे। तो यही कारण है कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग बनते हैं वह इसी से बनते हैं, WSM से बनते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, WSM से कॉन्ट्रैक्ट पास होता है और LSM से बनता है। LSM नेक्स्ट चैप्टर में है, उसके बारे में जानेंगे। क्या बोले हम कि WSM में बिल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एस्टीमेट पास होता है, एस्टीमेट पास होता है बनाते हैं LSM में, ताकि बहुत पैसा बच जाए। लेकिन है बहुत मतलब जैसे हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, ये सब जो होते हैं वो WSM से ही बनते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा मोटा होता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर पैसा भी ज़्यादा दे, स्ट्रक्चर भी मोटा हो, सारा जमीन भी मतलब जमीन जितना ग्राउंड होगा उतना ज़्यादा टिकेगा। देखते होंगे कि जो 10 इंच की दीवार है उसमें 5 इंच में काम चलता है, तो 5 इंच का स्पेस बचता है। तो ये सब चाहे ला फ्यूल करेंगे नहीं, इसमें जो है बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। क्या है? बहुत ज़्यादा सेफर है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, इसमें वेरी सेफ्टी वेरी है, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा सेफ है। LSM के तुलना में बहुत ज़्यादा सेफ है, मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं आने वाला। LSM में रिस्क है कि मतलब स्ट्रक्चर 10 साल के लिए पास किया गया, 15 साल के लिए पास किया गया तो पहले गिर भी सकता है, लेकिन WSM में कभी भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया जाता है कि ये कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है स्ट्रक्चर बनाना। 5 इंच की जगह हम 15 इंच डाल रहे हैं सर, 10 इंच सीधे जा रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा फायदा था। अब चलिए हम चल गए WSM में। अब आते हैं बात की, अब कौन लिखे आप कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम ट्रांसफर कैसे करें, कंक्रीट की जगह स्टील कैसे यूज करें। ट्रांसफर हम दो ही चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कंक्रीट की जगह हम स्टील को कैसे ट्रांसफर करें। इस मतलब यहाँ पर हम ये समझे कि कंक्रीट की जगह स्टील को हम कैसे ट्रांसफर करें, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का, WSM में कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। ऐसे नहीं, पहले हम लैंग्वेज जानते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल तरह से हम जानेंगे। तो देखिए ये जो WSM है वह किस पर बेस है, तो ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस है। सबसे पहला पॉइंट होता है, पॉइंट पर लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आपको कि सबसे पहला होता है इलास्टिक थ्योरी पे बेस है। किस पे? देखिए जो आपका WSM है, WSM में जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो आपके इलास्टिक थ्योरी पे बनते हैं। WSM में जितने भी आपके स्ट्रक्चर बनते हैं वह इलास्टिक थ्योरी में बनते हैं। अब बात आता है कि इलास्टिक थ्योरी क्या है सर, आपको माइंड में ये रहा कि इलास्टिक थ्योरी क्या है। तो ये इलास्टिक थ्योरी में ये होता है कि जो भी स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट लोड आ रहा है, समझे, जो भी स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट लोड आ रहा है वो लोड स्ट्रक्चर पे नहीं लगे। मान लीजिए यह स्ट्रक्चर है मेरा, इस पे ऊपर से डायरेक्ट लोड आ रहा है तो यह स्ट्रक्चर पे लोड ही ना पड़े, यह स्ट्रक्चर लोड ही ना रजिस्ट करे, मतलब लोड इस पर आए ही नहीं, ये इलास्टिक थ्योरी बोलता है। तो लोड आए नहीं तो इस तरह से तो वह नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। कि जिस पर्पज से इसको बनाया गया है, मान लीजिए स्ट्रक्चर को इस तरह से स्ट्रक्चर है, इस पे लोड इस तरह से डालना था, ये लोड आ ही नहीं रहा, स्ट्रक्चर पे लोड ऊपर ही अटक जा रहा है, तो नॉन होमोजीनियस हो गया। तो नॉन होमोजीनियस, अब स्ट्रक्चर पे लोड लाने का मतलब ये नहीं हुआ, उससे पहले ये जानिए ना, तो आपके माइंड में बहुत प्रॉब्लम चलते रहे कि लोड आने का मतलब ये नहीं हुआ स्टूडेंट, लोड आने का मतलब ये हुआ कि हम स्ट्रक्चर को बना लिए, स्ट्रक्चर बना लिए हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहे हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ ले ही नहीं रहा है, या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ले ही नहीं रहा है, तो स्ट्रक्चर में तो उसी बोलते हैं कि नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में ट्रांसफर करना ही कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर। अब बात आता है कि नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कैसे बनाए, तो वह स्ट्रक्चर जो कॉम्प्रेसिव लोड को ले रहा है बट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं ले रहा है, क्या बोले, वह स्ट्रक्चर जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ले रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं ले रहा है, तो नहीं ले रहा है तो उसको लेने लायक बनाए, नहीं ले रहा तो उसको लेने लायक बनाए, वही आपको कहलाता है होमोजीनियस और कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
अब आप देखिए कोई भी स्ट्रक्चर है तो दो चीज से मिलके बना होगा आरसीसी स्ट्रक्चर। एक स्टील की यूज करते हैं, पता चल गया होगा। बोम्बो क्यों नहीं यूज करते हैं, तो एक स्टील यूज करेंगे और कंक्रीट। तो हम जानते हैं कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेस में बहुत ज्यादा मजबूत स्ट्रेंथ देता है, बहुत हैवी स्ट्रेंथ देता है, हैवी स्ट्रेंथ मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। तो इसलिए उसका कोई डिजाइनिंग की जरूरत नहीं होता, उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होता। बट आरसीसी के मतलब स्टील के बाद तो उसी कंक्रीट के जगह कंक्रीट के पार्ट को काट के हटाकर उसी के जगह हम स्टील को बैठा दे, स्टील को घुसा दे, तो स्टील टेंसाइल स्टील ले लेगा और जो कंक्रीट बचा वो कंप्रेसिव स्टील ले लेगा। इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर सेपल जोन में हो गया। तो यही आपका कॉन्सेप्ट कराता है। तो पॉइंट हम लिख लेते हैं, फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा। या हम बोल रहे हैं, देखिए दूसरा हम बोले कि एक क्या है, नॉन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस है। और उसके बाद हम बोले थे कि डज नॉट रजिस्ट डायरेक्ट लोड, यानी डज नॉट रजिस्ट डायरेक्ट लोड, ट्रांसफर नॉन होमोजीनियस टू होमोजीनियस इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, ए ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये पॉइंट आप फिलहाल नोट कीजिए। अब मैथमेटिकली चलते हैं और मतलब डिजाइनिंग डायग्राम से चलेंगे। चलिए आप इसको कैलकुलेट कीजिए, मतलब नोट डाउन कीजिए 2 मिनट के लिए। चलिए इसको वाइप आउट करते हैं। अब डायग्राम चलते हैं, डायग्राम से हम ट्रांसफर करेंगे कैसे लोड को रजिस्ट करेगा, कैसे स्ट्रेस को रजिस्ट करेगा। हम आपको बोले थे शुरू में क्या सेशन में इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला, आपको मजा भी आने वाला। आपका तो पहला कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि आरसीसी कहते किसको है, उसके बाद आ गया कि डब्ल्यूएसएम यूज क्यों करते हैं, उसके बाद आ गया कि इलास्टिक थ्योरी क्या होता है, नॉन होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस क्या होता है, ऐसा सारा का सारा जान लिए। अब देखिए फिगर की ओर चलते हैं। चलिए पतला छोटा छोटा फिगर बना देते हैं। ये मान लिए मेरा नेचुरल एक्सिस है, ये मान लिया हम कि एन है नेचुरल एक्सिस है। यहाँ भी कंक्रीट है, यहाँ भी कंक्रीट है, यहाँ भी कंक्रीट है, यहाँ भी कंक्रीट है। ये जो स्ट्रक्चर है वह नॉन होमोजीनियस है, मतलब जिसके लिए हम डिजाइन किए वह लोड को रजिस्ट नहीं कर रहा और फिर से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये नॉन होमोजीनियस है। और यह जो स्ट्रक्चर है वह इस तरह से है। ऊपर देखें, ये जो एने है मतलब नेचुरल एक्सिस एक ऐसा, पहले हम समझते हैं नेचुरल एक्सिस क्या होता है। सबसे पहले नेचुरल एक्सिस के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए नेचुरल एक्सिस ऐसा एक्सिस होता है जो 2 जोन में डिवाइड करता है, सेक्शन को 2 जोन में डिवाइड करता है, एक कंप्रेशन जोन, एक टेंशन जोन। और नेचुरल एक्सिस के अपर भाग जो होता है वह हमेशा कंप्रेसिव जोन होता है और डाउन जो होता है वह हमेशा टेंशन जोन होता है। इसके हम ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब नेचुरल एक्सिस के अपर भाग जो होता है वह कंप्रेशन जोन में और नीचे टेंशन जोन में। तो यहाँ पर कंक्रीट फुल हुआ है और यहाँ पर कंक्रीट हुआ है, यहाँ पर स्टील दे दिए हैं। इस कंक्रीट के जगह हम स्टील प्रोवाइड कर दिए हैं, स्टील। यहाँ पर नंबर्स ऑफ स्टील हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, हम विदाउट मतलब इस तरह से डिजाइन कर दिए हैं। अब बात आप सोच रहे होंगे कि इस पूरा का पूरा जोन में हम ए स्टील प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको, तो ये जो हो गया मेरा वो हो गया होमोजीनियस सेक्शन। ये जो हो गया मेरा ये हो गया होमोजीनियस सेक्शन। अब यहाँ बात आता है कि देखिए अकॉर्डिंग टू हम चलते हैं हुक लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है जी, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और देखिए
तो स्ट्रेस बराबर होता है ई अपॉन में स्ट्रेन। ई क्या है, एक कांस्टेंट है, इसके जगह यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है ई, तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए ये जो स्ट्रेस होगा तब बात आता है कि स्ट्रेन के जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन के जगह स्ट्रेस अपॉन में इलास्टिसिटी लिख सकते हैं, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो अगर हम स्ट्रेस ले इस, सबसे पहले कंक्रीट का लेते हैं, सबसे पहले स्ट्रेस अगर हम कंक्रीट का ले तो स्ट्रेन इन कंक्रीट अपॉन में स्ट्रेस इन स्टील अपॉन में इलास्टिसिटी इन स्टील, ये होगा। मतलब स्ट्रेस इन मतलब सिग्मा एस अपॉन में ई एस होगा, सॉरी सी होगा ना, ये होगा। इक्वेशन 1 मानते हैं। अब उसी तरह से हम चलते हैं स्ट्रेन इन स्टील, तो सिग्मा एस टी अपॉन में ई सी टी होगा। ठीक है, इतना आप वाइड मतलब इतना नोट कीजिए, हम फिर इधर रिपीट करते हैं, बताते हैं आपको। चलिए 2 मिनट में हाल इसको नोट डाउन कीजिए। तो या इससे एक और आसान ट्रिक आपको बताते हैं, इसको उससे आसान है कि आपको उसमें भार ही नहीं पड़ेगा कुछ। देखिए जितना स्ट्रेन स्टील का होगा उतना स्ट्रेन कंक्रीट का होगा। ठीक है, ये ट्रांसफर यहीं पर एक ही कर देते हैं, मतलब यहीं पर ही जस्ट वहां पर बाहर है ये कीजिए, 2 क्वेश्चन बनाए, इससे बढ़िया है कि यहीं पर किए। जितना स्ट्रेन स्टील का जितना स्ट्रेन कंक्रीट का, क्योंकि ये बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है, जो वहां पर पॉइंट नहीं बोले थे 2 पॉइंट यहाँ बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं कंक्रीट के जगह स्टील का वह सेम लोड और सेम टेंशन को रजिस्ट कर सके, सेम लोड को रजिस्ट करे और सेम टेंशन को रजिस्ट करके और सेम ग्रेड का बना हो, मतलब ग्रेड हैवी हो। तो यहाँ पर हम इक्वल करते हैं तो इक्वल होगा। अब इसकी जगह हम लिखे थे अभी जस्ट लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इन स्टील अपॉन में इलास्टिसिटी इन स्टील, स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन में इलास्टिसिटी कंक्रीट। और इसके जगह हम लाते हैं स्ट्रेस बराबर लाते हैं तो स्ट्रेस इन सॉरी इलास्टिसिटी इन स्टील, इलास्टिसिटी इन कंक्रीट इनटू में ए हो जाएगा, इनटू में कौन होगा, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का, मॉडुलस ऑफ स्टील कंक्रीट का एम होता है, मॉडुलस ऑफ रेशियो होता है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं, इसके जगह एम लिख सकते हैं, तो एम इंटू में सिग्मा सी हो गया। यानी अगर हम स्ट्रेस निकाले स्टील में कि स्टील में कितना स्ट्रेस आया, इसमें लोड लगाया तो कितना स्ट्रेस आ रहा है स्टील में, तो होता है एम इंटू में सिग्मा सॉरी स्ट्रेस सी, मतलब मॉडुलस रेशियो, मॉडुलस का मल्टीप्लाई स्ट्रेस का कंक्रीट, यही आपका होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम जानते हैं। लोड किसकी वजह से आ रहा है, तो स्टील की वजह से। कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज यही स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से मटेरियल है, कंपोजिट है, स्टील और कंक्रीट। तो कोई भी स्ट्रक्चर पर जो लोड आता है आरसीसी में वह स्टील और कंक्रीट की वजह से आता है। जो इसका टोटल लोड होगा वह स्टील और कंक्रीट का इक्वल, मतलब ये होगा, क्या बोले, जो इस स्ट्रक्चर में 2 कंपोजिट मटेरियल है स्टील और कंक्रीट, और इस पर जो भी लोड आएगा, लोड पूरा का पूरा इस पे जो फोर्स करेगा वह स्टील और कंक्रीट ही करेगा। तो टोटल लोड बराबर होता है, हो जाएगा आपका लोड ऑफ स्टील और लोड ऑफ कंक्रीट, यानी कि फोर्स ऑफ स्टील एंड फोर्स ऑफ कंक्रीट। अब हम एक जानते हैं आप यहाँ पर कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ये जो है यहाँ पर यह फोर्स ही है, क्या हम जाने, तो जो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इस स्ट्रेस फोर्स की जगह यहाँ पर पी है, तो इस पी की जगह हम लिख सकते हैं स्ट्रेस ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील। उसी तरह से पीसी यानी कि कंक्रीट में लिख सकते हैं स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट। ये क्या बोले आपको, स्ट्रेस ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील प्लस कंक्रीट स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट। अब हम पीछे में देखे थे आप लोग कि इसके बराबर होता था इतना, इसके बराबर हम इतना लाए थे, आप लोग देखे थे। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं एम इंटू में सिग्मा सी इंटू में ए एस प्लस सिग्मा सी इंटू में ए सी, पी बराबर आता है आपका।
अगर हम इसमें से सिग्मा सी को कॉमन ले तो एम इंटू में ए एस प्लस में ए सी आपका आ जाएगा। अगर हम इसको इक्वली करें तो एम इंटू में ए एस प्लस में ए सी बराबर में सिग्मा सी हो जाएगा। क्या देखें कि टोटल जो लोड होता है स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से स्ट्रेस निकला किसका, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट का, यानी स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट बराबर वहाँ पर नहीं निकला था, वहाँ पर निकला था कि इतना होता है। यहाँ पर स्ट्रेस कंक्रीट का होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया किसका है, तो एरिया हो जाएगा एम मल्टीप्लाई एस का प्लस में ए सी, और जो है एम है उसका वैल्यू बताए थे आप लोगों को बैक में पीछे 280/3 सिग्मा सी भी क्या होता है वो भी बताए थे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम जानते हैं, आपका इंतजार होगा खत्म, जानेंगे नेचुरल एक्सिस के बारे में, इसको नोट कीजिए। आप इसको मतलब आई होप जान गए होंगे। हम करते हैं, आपको वाइप आउट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे नेचुरल एक्सिस के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, बस इतना ही इस सेशन के अंदर जानेंगे। उसके बाद अगला में हम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग पे प्रॉब्लम कराएंगे। पहले आपको बता देंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम एनालिसिस ऑफ डिजाइनिंग का प्रॉब्लम कराएंगे। इस प्रॉब्लम को करने के बाद आप कोई भी बुक से अगर बनाइएगा तो आपको बन जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ नहीं बने तो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो आप चैनल पे कमेंट कीजिए, चैनल के वीडियो पे कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई 100% मिलेंगे। थोड़े लेट से मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं, एक सेकंड इसको भी बात करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं सबसे पहले नेचुरल एक्सिस क्या होता है। देखिए ये एक ब्लॉक है, यानी स्ट्रक्चर है। नेचुरल एक्सिस, देखिए नेचुरल एक्सिस वैसा एक्सिस जो स्ट्रक्चर को दो भाग में डिवाइड करता हो। क्या बोले, नेचुरल एक्सिस वैसा एक्सिस जो स्ट्रक्चर को दो भाग में डिवाइड करता है। पहला कौन, अब आता है कौन कौन भाग में डिवाइड करता है, तो एक टेंशन जोन, एक कंप्रेशन जोन, यानी यह जो आपका है वो कंप्रेशन जोन, यह जो है आपका टेंशन जोन। क्या बोले, नेचुरल एक्सिस के बारे में हम बोले आपको कि यह जो डिवाइड करता है, डिवाइड टू जोन, फर्स्ट जोन टेंशन जोन और सेकेंड जो होता है कॉम्पैक्शन जोन। देखिए क्या बोले कि जो नेचुरल एक्सिस है किसी भी स्ट्रक्चर को दो भाग में डिवाइड करता है। पहला टेंशन जोन, दूसरा कंप्रेशन जोन। टेंशन जोन में स्टील रहता है, कंप्रेशन जोन कंक्रीट होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं या हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट मजबूत होता है कॉम्पैक्शन में और स्टील मजबूत होता है टेंशन में। अब दूसरा होता है कि ये जो नेचुरल एक्सिस है इस पे जो स्ट्रेस का वैल्यू आता है वो जीरो आता है, चाहे वो टेंशन का स्ट्रेस हो चाहे वो कंप्रेशन का स्ट्रेस हो। इसमें इस एक्सिस पे जो स्ट्रेस है स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है। तो सेकेंड पॉइंट हो गया आपका क्या वैल्यू है आपका कि जो स्ट्रेस होता है वह इस एक्सिस पे जीरो होता है, नेचुरल एक्सिस पे। क्या जाने हम जाने कि जो एक्सिस हमारे स्ट्रक्चर को दो भाग में डिवाइड करता है, टेंशन जोन कंप्रेशन जोन। टेंशन जोन स्टील में टेंशन जोन में स्टील रहता है, कंप्रेशन जोन में कंक्रीट रहता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जिस एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो जाए, चाहे वह स्ट्रेस स्टील का हो चाहे वह स्ट्रेस कंक्रीट का हो,
नेचुरल एक्सिस कहलाता है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए फिलहाल 2 मिनट के लिए। चलिए इसको वर्कआउट करते हैं। अब हम डायग्राम समझेंगे सबसे पहले कि एस्टेब्लिशमेंट में सेक्शन कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रेस कैसे बनता है, उसका स्ट्रेन कैसे बनता है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय आपको फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल निभाएगा, क्योंकि फिगर में सारा का सारा न्यूमेरिकल का सॉल्व दिया रहता है, सिर्फ मैथमेटिकली खेला रहता है, कैलकुलेशन रहता है, आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए हम सबसे पहले आप चलते हैं डायग्राम की ओर। देखिए ये मेरा क्या है, यह मेरा एक ब्लॉक है। फिगर अच्छे से बनाइएगा आप लोग। मेरा क्या ब्लॉक है, इस ब्लॉक में स्टील का है नंबर्स। और यह आपको एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। देखिए डायग्राम को आप बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिएगा, अच्छा से हम समझाएंगे, समझाएंगे। देखिए मेरा क्या है, एक सेक्शन है, नाम लिख देते हैं। ये मेरा सेक्शन है, ये मेरा स्ट्रेन है, ये मेरा स्ट्रेस है। देखिए ये मेरा सेक्शन है, सेक्शन का विड्थ भी है, समझिएगा सेक्शन का विड्थ भी है। आपको यहाँ पर 2 डी दिख रहा है कैपिटल उसमें। देखिए स्मॉल डी होता है, पहले ये समझिए कि यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि 3 बार ही यानी 3 रडे दिए हैं, क्या 3 रड लिमिटेड नहीं, यहाँ पर हम डिनोट किए हुए हैं, यह हम डिनोट किए हुए हैं
इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर कितना भी नंबर ऑफ ब्लड क्वेश्चन में देगा आप यहाँ पर शो कीजिएगा। यहाँ पर हम डिनोट किए हुए हैं, नहीं अगर आपको लगता है तो हटा दीजिए, हम यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि आपने तो 3 याद कर रहे नहीं, वहाँ पर लिमिट नहीं है। आप कितना क्वेश्चन में बोल रहा है, 3 बार बोल रहा है, 4 बार बोल रहा है, 5 बार बोल रहे हैं, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये ST हो गया, ये नेचुरल एक्सिस है, आपको 2 जोन में डिवाइड कर रहा है। देखिए ये जो होता है टॉप से, समझिएगा, टॉप से रेनफोर्समेंट के सेंटर टू सेंटर, टॉप से रेनफोर्समेंट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका स्मॉल डी कहलाता है। क्या बोले, स्मॉल डी को हम इफेक्टिव डेप्थ भी कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ भी कहते हैं। देखिए ये जो होता है, देखिएगा, ये जो होता है स्मॉल डी, वह स्ट्रक्चर सेक्शन के टॉप फाइबर से रेनफोर्समेंट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका डी कहलाता है स्मॉल डी, जो कि इफेक्टिव डेप्थ होता है। और कहा है सेक्शन के टॉप फाइबर से सेक्शन के बॉटम फाइबर के डिस्टेंस कैपिटल डी कहलाते हैं, जो कि ओवरऑल डेप्थ होते हैं, ओवरऑल डेप्थ होते हैं। क्या बोले, देखिए सेक्शन के टॉप फाइबर से सेक्शन के बॉटम फाइबर तक के डिस्टेंस को कैपिटल डी बोलते हैं, जो कि ओवरऑल डेप्थ होता है। अब देखिए, अब एक और टर्म हमको दिख रहा है स्मॉल डी। तो देखिए रड, यानी रड के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, रड के सेंटर डिस्टेंस, यानी कि देखिए सेक्शन के बॉटम फाइबर से रड के सेंटर तक के डिस्टेंस डी डैश कहलाता है। और डी डैश जो होता है वो कवर का काम करता है। क्या बोले, सेक्शन के बॉटम फाइबर से रड की स्टील के सेंटर तक डिस्टेंस डी डैश कहलाता है, जो कि कवर होता है। इस कवर का आप लोग सोच रहे हैं कि कवर क्या कंक्रीट के हुआ कि स्टील का, तो कवर कंक्रीट का ही होता है। इस कवर देने का एक ही पर्पस होता है, क्या, तो सेफ्टी प्रोवाइड करना, और कुछ नहीं। मतलब ये कवर करता है सेफ, स्टील को सेफ रखने का काम करता है, यानी कोरोजन से या फिर केमिकल रेजिस्ट से, मतलब उनको सेफ रखने का काम करता है। चलिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका जो होता है वह एन होता है, यानी कि नेचुरल एक्सिस होती है। ठीक, देखिए स्टील का जो मैक्सिमम कॉम्पैक्शन होता है, सॉरी याद है, कंक्रीट का जो मैक्सिमम कॉम्पैक्शन होता है वो 0.0035 का होता है, यानी कंक्रीट मैक्सिमम स्ट्रेस गेन कर सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस 0.0035, सॉरी एग्जाम्पल में बताएंगे आपको। देखिए आज यहाँ से समझते हैं, कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेस 0.0035 होता है, 0.0035 00 मत पड़ेगा। क्या, कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेस 0.0035 होता है। अब ये स्टील है, स्टील में जितना भी ताने, समझिएगा, स्टील में जो तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, वो मैक्सिमम 0.002 प्लस 0.87 FY में ES आता है स्ट्रेन। अब आता है कि स्ट्रेस, स्ट्रेन के बाद कहते हैं, स्ट्रेस के बाद ना देख, कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेन आते हैं 0.0035, कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेन आते हैं वो 0.0035, सॉरी पिछले पे लगा था आपको स्ट्रेस, ये स्ट्रेन होता है। देखिए कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस 0.45 FCK होता है। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। देखिए लिख लीजिए आप लोग, समझिएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है FCK। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। और ये आपको दिख रहा है लिवर आर्म, तो इतना याद रखिए कि लिवर आर्म को हम जेड से डिनोट करते हैं। अब लिवर आर्म होता है क्या, बताते हैं डिफिनेशन। देखिए लिवर आर्म टू रिजल्टेंट फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिवर आर्म करते हैं। क्या बोले, दो रेजिस्टेंस फोर्स, यानी कि वैसा फोर्स, दो ऐसा फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिवर आर्म को लगा जो फोर्स एक दूसरे को रजिस्ट करता है। एक देखिए इस स्ट्रक्चर में अगर है तो एक कॉम्पैक्ट कर रहा है तो एक तना रहा है, यानी कि एक दबा रहा है तो एक तना रहा है। समझिए इस बात को, लिवर आर्म किसको बोलते हैं, दो रेजिस्टेंस फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिवर आर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन कैसे ये बताते हैं।
देखिए ये जो स्ट्रक्चर में एक कॉम्पैक्शन कर रहा है, एक टेंशन कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि एक दबा रहा है तो एक तान रहा है, एक दबा रहा है तो एक तान रहा है। इसका मतलब हुआ कि वह एक दूसरा का विरोध कर रहा है, तो विरोध करने में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे लीवर आर्म कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो देखिए ये जो सेक्शन है स्ट्रेस सेक्शन है, इस स्ट्रेस सेक्शन में जो आपका कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होता है वह N/3 पर होता है। N/3 यानी कि नेचुरल एक्सिस के तीसरा भाग पे होता है। अब देखे होंगे ऐसे ट्रायंगल में बेस से 2H/3 अपर से H/3 उसी के बेस पे ऑप्शन है। तो आज आपको इस सेशन के तहत इतना आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एनालिसिस और डिजाइनिंग के प्रॉब्लम कराएंगे। पहले हम लोग को एनालिसिस का स्टेप बताएंगे, डिजाइनिंग का स्टेप बताएंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम पेश कराएंगे। सो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग।